नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डियर आर एस में। दोस्तों, थोड़ा सा व्यस्तता के कारण कुछ वीडियो लगातार नहीं डाल पा रहे हैं। हालांकि प्रयास करते हैं कि वीडियो हमारा लगातार आए, लेकिन एक आध दिन थोड़ा सा गैप हो जाता है। चलिए, तो अभी हमारा बताते चले कि ये प्राचीन जो इतिहास है उसका सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं। तो गुप्त जो साम्राज्य है उसमें आज का ये लास्ट वीडियो है आपका। जो भी इंक्लूड करने चाहिए थे उन सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है। और अभी तक जो हमने बताया था कि गुप्त साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा और बहुत दिनों तक शासन करने वाला साम्राज्य रहा है। और यही कारण है कि इस काल में जितने भी साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह काल बहुत ही अच्छा काल रहा है। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो हमने देखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय भी कुमारगुप्त ने बनवाया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी हुआ था। ऐसे बहुत सारे जो है अनुसंधानकर्ता या गणितज्ञ बोले या साइंटिस्ट बोले, उन सब का जो है जन्म लगभग इसी काल में हुआ था। तो इस दृष्टिकोण से भी क्या है कि गुप्त काल जो है बहुत ही स्वर्णिम काल बन जाता है। आज उसी की चर्चा हम लोग करेंगे इसमें। तो आज का टॉपिक है गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस काल में जो सबसे बड़े जो आर्यभट्ट हुए थे, जिन्होंने पूरे विश्व को जीरो दिया था और उन्होंने बताया था कि बिना जीरो का कोई भी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर 1 से 9 तक गिनती करते हैं, अगर जीरो का वैल्यू अगर किसी भी संख्या के पहले आता है तो उसकी वैल्यूएशन नहीं रहती है, लेकिन अगर वही बाद में आता है तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो सबसे पहले दुनिया को जीरो का पाठ पढ़ाने वाले आर्यभट्ट जो है गुप्तकालीन थे। उन्होंने बहुत सारी अपनी पुस्तकों की रचना की और उन्होंने पूरे विश्व को बताने का प्रयास किया। हालांकि ये अलग बातें हैं दोस्तों कि अभी जो मॉडर्न हमारा साइंस जो है, जैसे इंग्लैंड के जो क्रांति के जस्ट बाद में जितने भी लोग आए, उन सब की चर्चा आज हम लोग अपने पुस्तकों में पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी इनको उतना महत्व नहीं दिया गया। हालांकि भारत सब दिन से विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु के क्रम में क्या है कि आर्यभट्ट जो है सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर चारों साइड में चक्कर काटता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि सूर्य की परिक्रमा भी वही करता है। तो सबसे पहले उन्होंने साइंटिफिक दृष्टिकोण से इन सब को प्रूव किया था। और आज के डेट में वो सभी क्या है, मानक पे खड़ा उतरता है, यानी कि उनकी जो अनुमान थी आज के डेट में पूर्ण रूप से साबित हो चुकी है। तो आर्यभट्ट उस टाइम के सबसे बड़ी गणितज्ञ हुआ करते थे। तो आर्यभट्ट के बारे में जितनी अगर चर्चा की जाए वह कम है। अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है। अन्य पुस्तक थी उनकी दशागीतिक सूत्र, यानी कि दशागीतिक सूत्र, आर्याष्टक शतक, ये सभी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही हैं, जिनमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम में दशमलव प्रणाली का भी चर्चा की थी। दोस्तों, आज के डेट में हम लोग दशमलव पढ़ते हैं, जबकि आप कल्पना कर सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में उस टाइम पे दशमलव, जहां तक लोग जो है अपने राज्य और शासन को चलाने में व्यस्त थे, वहीं एक गणितज्ञ भी हुआ करते थे, जिन्होंने अपने आर्यभट्टियम पुस्तक में दशमलव प्रणाली की खोज की और दशमलव पद्धति पे चर्चा की थी। तो सोच सकते हैं कि उस टाइम पे बिना कोई सुख सुविधा और बिना किसी साधन के कितने बड़े गणितज्ञ हुआ करते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने आर्यभट्टियम में दशमलव प्रणाली की चर्चा की थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वराहमिहिर की बात करें तो उन्होंने, जैसे वराहमिहिर की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने अपने ग्रंथ
पंच सिद्धांतिका लिखी। उन्होंने इसमें 5 प्राचीन सिद्धांतों का चर्चा किया था, जिसमें कौन कौन से था? पैतामह एक, दूसरा रोमक, तीसरा पॉलिस, तीसरा वशिष्ठ, दोस्तों यहाँ पे पॉलिस, तीसरा वशिष्ठ तथा सूर्य का निरूपण के बारे में उन्होंने बताया था। तो बराहमिहिर की चर्चा भी अगर हम लोग जितना करें उतना कम है। तो ये सभी उस टाइम पे बहुत ही बड़े जो है अनुसंधानकर्ता के रूप में साबित हुए हैं। ब्रह्मगुप्त ने अपनी जो पुस्तक था ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। तो उन्होंने क्या है कि उस टाइम पे ब्रह्मांड के बारे में और ब्रह्म के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में रचना की थी। सुसूत्र की चर्चा करें तो इनको कौन नहीं जानता है। आयुर्विज्ञान के यानी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुश्रुत की चर्चा और सुश्रुत का जन्म जो है इसी काल में हुआ था। उन्होंने अपने बहुत सारी रचनाएं की और उनमें बहुत ही ज्यादा अनुसंधान किया और अनुसंधान के कारण ही इनको जो है आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत ही अहम रोल दिया जाता है। और अगर धन्वंतरी की बात करें दोस्तों, तो धन्वंतरी आज जितनी भी दवाई की कंपनी है, जैसे आयुर्वेदिक दवाई की कंपनी है धन्वंतरी, तो उस टाइम पे धन्वंतरी इतने ज्यादा आयुर्वेदिक दवाई या आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें, आयुर्वेदिक चिकित्सा में इतने ज्यादा पॉपुलर हुए और उन्होंने अनुसंधान किया, इतना दवाओं का खोज किया, जिसके कारण ही भारतीय इतिहास में या भारतीय आयुर्वेद का पितामह उनको बोला गया। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। दोस्तों तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके कि धन्वंतरी जो थे किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ये भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। भास्कर ने 3 ग्रंथ की रचना की। अब भास्कर भी थे उस टाइम पे बहुत ही बड़े अनुसंधानकर्ता के रूप में। उन्होंने महाभास्कर्य लिखा, दूसरा लघु भास्कर्य लिखा, तीसरा भाष्य लिखा। तो इनसे बस इतना ही कृति पूछी जाती है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। लाटदेव को सूर्य सिद्धांत का गुरु भी कहा जाता है। तो सूर्य सिद्धांत यानी कि सूर्य क्या है, सूर्य अपने अक्ष पे घूमती है, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक जो है लाटदेव ने अपने पुस्तक में बताया था, इसलिए लाटदेव को सूर्य सिद्धांत का गुरु भी कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत में बताया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। तो पृथ्वी पर गिरती है इसका मतलब ग्रेविटेशन की खोज उस टाइम पे हो गई थी। हालांकि न्यूटन साहब की चर्चा होती रहती है बार बार कि उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है या गुरुत्वाकर्षण क्या है, लेकिन अगर हम लोग बात करें ब्रह्मगुप्त की तो उन्होंने ही सबसे पहले अपनी पुस्तक में बताया था। ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक में इस बात की पहले ही चर्चा की जा चुकी थी। हालांकि यह आज से बहुत साल पुरानी बातें हैं, यानी कि 600 ईस्वी की बात चल रही है यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में ऑलरेडी बता चुके थे कि पृथ्वी पर ही गिरती है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा हो चुकी है। बाघभट्ट ने आयुर्वेद की प्रमुख ग्रंथ जैसे अष्टांग हृदय की रचना की थी। तो अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी? तो बाघभट्ट ने की थी। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो स्वर्ण काल इन्हीं सभी के सभी देन के कारण इनको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखेंगे गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार कौन कौन हुए हैं। तो उस टाइम पे दोस्तों आपको बताते चले, कालिदास सबसे फेमस हुए हैं, उसके बाद भास भी हुए, विशाखदत्त, शूद्रक, ये सभी जो है उस टाइम पे बहुत ही बड़े साहित्यकारों में से एक थे और उनकी कृतियां आज भी अमर है। तो आज उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। हालांकि ये सभी क्या है गुप्त काल से ही रिलेटेड है, तो इसलिए इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, इनके बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं इनके बारे में कि इनकी रचना कालिदास ने की थी। और इसमें किस चीज की चर्चा की गई है? तो दुष्यंत और उनकी जो प्रेमिका थी शकुंतला, उनकी प्रेम कथा की चर्चा की गई है। मालविकाग्नि मित्रम, ये भी कालिदास की एक कृति है।
जिसमें अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कथा की चर्चा है। हालांकि दोस्तों कालिदास के बारे में बताएं तो कालिदास क्या है कि ऑलरेडी उनको अपना प्यार नहीं मिला था, यानी कि पत्नी का प्यार नहीं मिला था, जिसके कारण उनकी बहुत सारी रचनाएं जो है प्रेम रस से क्या है, प्रेम रस में डूबी हुई मिलती है। तो आगे देखेंगे हम लोग विक्रमो वर्षियम, यानी कि ये भी जो है कालिदास की लिखी गई है। ये पूर्वा तथा उर्वशी की यह प्रेम कथा पे आधारित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। अगला है स्वप्नवास वदता। तो स्वप्नवास वदता जो है भास द्वारा लिखी गई है। ये भी एक बहुत बड़े उस टाइम पे साहित्यकार हुआ करते थे और ये उसमें चर्चा है उदयन तथा वासदत्त की चर्चा है, यानी कि कथाओं का चर्चा इसमें सम्मिलित है। मुद्रा राक्षस ये विशाखदत्त, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत टाइम पे राइज हो चुका है, तो ये मस्ट बी है आपके लिए। तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी थी। इसमें किससे क्या चीज लिखी गई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इसमें सारी चर्चा की गई है। देवी चंद्रगुप्तम ये भी विशाखदत्त की एक रचना है। तो इसमें चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी की कथा सम्मिलित की गई है। अगला है आपका मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम जो है शूद्रक की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना की कहानी का वर्णन है। तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो ये गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार की कृतियां हैं, जिनसे एक दो क्वेश्चन एराइज हमेशा होते रहते हैं। अब देखते हैं कि गुप्त काल में जो कला का विकास था वो कैसे हुआ। तो हालांकि बताते चले कि गुप्त काल में बहुत सारे गुफाओं की चर्चा, गुफाओं का निर्माण हुआ और उसमें 16, 17, 18, 19 इस तरह से बहुत सारी गुफाएं हैं जो गुप्त काल से रिलेटेड है और उनमें बहुत सारे ऐसे मंदिर हुआ करते थे जो गुप्त काल से रिलेटेड है। तो उसमें बहुत सारे फेमस है जिनकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। चित्रकारी और कलाकारी भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे चरम सीमा पर थी, यानी कि मंदिर की वास्तुकला की बात करें, जैसे शिखर युक्त मंदिर जैसे देवगढ़ और झांसी में मिलते हैं इसके प्रमाण। पवाया का मंदिर जो नागौद में शिव मंदिर के इसके प्रमाण मिलते हैं। शंकरगढ़ में भी मिले हैं इसके, शंकरगढ़ का मंदिर भी है जो जबलपुर में पड़ता है दोस्तों। तो ये सब क्या है, गुप्तकालीन मंदिर है जो आज भी उतना ही ज्यादा फेमस है। चित्रकला उस टाइम पे बहुत ही फेमस थी, जैसे अजंता की चित्रकारी की बात करें हम लोग तो ये सभी अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में हम लोग पढ़े हैं, वहां जा भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं। तो ये सब क्या है, गुप्तकालीन है। 29 गुफाओं में 16, 17 और 19 ये 3 गुफाएं ऐसी हैं जो गुप्त काल से संबंधित है। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आपके राइज हो सकते हैं कि गुप्त काल से संबंधित कौन कौन गुफाएं हैं। तो 16, 17 और 19। गुफा 16 में क्या है, तो गुफा 16 में वर्णित है मरणासन जो राजकुमारी थी उनका चित्र, यानी कि मरने के कगार पर राजकुमारी थी उनका चित्र उकेरा गया है। 17 में जातक कथाओं का वर्णन किया गया है और सिंहल के और इन्हीं में सिंहल के राज दरबारों का भी चित्र प्रदर्शित किया गया है। इस तरह से बोल सकते हैं कि गुप्तकालीन जो सभ्यता थी और सोसाइटी थी, चित्रकला की बात करें या कला की बात करें, बहुत ही अच्छे लेवल पर यानी कि अच्छे चरम सीमा पर था और ऐसा था कि उसको इतिहास के पन्नों में ही दर्ज करना था। यही कारण है कि आज भी वो सारी चीजें जीवित है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा गुप्त काल से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक, जहां से क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में राइज होते हैं। हालांकि हमने सारी चीज को प्रयास किया है इसमें समेटने का। अगर कुछ छूट गई हो तो थोड़ा सा प्रयास आप भी कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे का वीडियो लेकर। तो अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।